चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच रद्द करने की याचिका खारिज की। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को झटका दिया है। कोर्ट ने शिव कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। बताया गया है कि शिव कुमार ने मामले के भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से जांच को खत्म करने की मांग की थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को मिला एलन मस्क का सपोर्ट, हर महीने देंगे 376 करोड़ रुपए का चंदा। बता दें, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बार के अमेरिकी चुनाव में लगातार बड़े लोगों का समर्थन मिल रहा है। अब उनके समर्थन में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क भी उतर आए हैं। एलन मस्क न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को अपना समर्थन दिया है बल्कि उनके चुनावी अभियान में हर महीने $45 मिलियन देने की भी योजना बना रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क अब ट्रंप के चुनावी अभियान को हर महीने $45 मिलियन का भारी भरकम का चंदा देकर मजबूत बनाने वाले हैं। भारतीय करेंसी में यह रकम 376 करोड़ रुपए प्रति माह से भी ज्यादा है। तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान पर अलर्ट, पुलिस एसएसपी की वार्निंग। बता दें, इस बार सावन से पहले तौकीर रजा ने बरेली को आग में झोंकने का प्रयास कर दिया है। सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे पहले 21 जुलाई को तौकीर रजा ने हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह का ऐलान कर दिया है। अपनी बयानों पर काबू न करने और सभी पर आरोप लगाने वाले तौकीर रजा ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वहीं योगी सरकार किसी भी हालत में इस कार्यक्रम के लिए परमिशन देने के मूड में नहीं है। वहीं बरेली पुलिस भी समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे पूरी शक्ति और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ, जारी की 20.89 करोड़ रुपए की पहली किस्त। बता दें, भारत सरकार ने साल 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए पहली किस्त जारी कर दी है। सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की है। गाजा में जारी प्रदर्शन के बीच भारत फिलिस्तीन को इस साल $5 मिलियन की मदद करेगा। रामल्लाह में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए $5 मिलियन के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की है। गोरखपुर से अब वाराणसी और अयोध्या तक चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, सरकार ने दिखाई हरी झंडी। बता दें, वाराणसी और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों का सफर करना गोरखपुर वासियों के लिए बेहद आसान होगा। रोडवेज की ओर से 200 किलोमीटर के दायरे में 250 इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही संचालित होंगी। इसे लेकर शासन ने मंजूरी दे दी है। गोरखपुर रोडवेज प्रबंधन ने रूटों की रूपरेखा बनाकर संचालन का प्रस्ताव प्रबंध निदेशक को भेज दिया है। इस अंतर जनपदीय बस सेवा के संचालन से गोरखपुर से वाराणसी, अयोध्या और सोनौली सहित निकटवर्ती जिले देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, बलिया आदि को जोड़ा जाएगा। चुनाव के 1 महीने बाद भी छोड़ नहीं रहे सरकारी बंगले, मानेंगे नहीं तो बलपूर्वक खाली करवाए जाएंगे। 200 से ज्यादा पूर्व सांसदों को भेजा गया नोटिस। बता दें, लोकसभा के 200 से अधिक पूर्व सदस्यों को लोटियंस दिल्ली में आवंटित सरकारी बंगलों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने सोमवार यानी 15 जुलाई 2024 को बताया कि पूर्व सांसदों को सार्वजनिक परिसर यानी अनधिकृत कब्जाधिकारियों से बेदखली अधिनियम के तहत ये नोटिस जारी किए गए हैं। नियमों के अनुसार पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा के भंग होने के 1 महीने के भीतर अपने सरकारी बंगले खाली करने होते हैं। सूत्रों ने बताया कि यदि वे शीघ्र ही अपने सरकारी आवास खाली नहीं करते तो अधिकारियों की टीम शीघ्र ही बलपूर्वक बेदखली के लिए भेजी जाएगी। लोकसभा सचिवालय सांसदों को आवास उपलब्ध कराता है, वहीं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्रियों को लुटियंस दिल्ली में बंगले आवंटित करता है।
सेंसेक्स ने फिर रचा इतिहास, पहली बार 81,000 के पार पहुंचा इंडेक्स, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर। बता दें बीएसई सेंसेक्स ने आज के ट्रेड में फिर से इतिहास रच दिया। सेंसेक्स पहली बार 81,000 के लेवल के पार जाने में कामयाब हुआ है। सेंसेक्स ने ये ऑल टाइम हाई तब छुआ है जब बाजार में सुबह तेज गिरावट देखने को लेकिन निचले लेवल से निवेशकों की ओर से खरीदारी लौटने के बाद सेंसेक्स 810 अंकों के उछाल के साथ 81,203 अंकों का हाई पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी पहली बार 24,700 के लेवल के पार करते हुए 24,746.80 अंकों के ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा है। निफ्टी में निचले लेवल से शानदार 234 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। नीट यूजी 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की सुनवाई, कहा ठोस आधार पर ही दोबारा परीक्षा ले। बता दें नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा सामाजिक प्रभाव के कारण नीट मामले को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लाखों छात्र इस मामले में नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले अदालत को 11 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी, जिन्हें 18 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले 8 जुलाई को हुई अदालती कार्रवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया था और पेपर लीक की सीमा यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि 5 मई को आयोजित परीक्षा रद्द की जाए या नहीं। सॉलिसिटर जनरल के अनुसार कम से कम 131 छात्र दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, जबकि 254 छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। यूपी में 20 जिलों के 900 गांव बाढ़ की चपेट में, सीएम योगी बोले पीड़ितों को 24 घंटे में दे मुआवजा। बता दें उत्तर प्रदेश में गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामगंगा, गर्रा, खनौत, राप्ती, बूढ़ी राप्त, कानो, शारदा नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर बलरामपुर, अयोध्या, उन्नाव और बलिया बस्ती समेत 20 जिलों के करीब 900 गाँव बाढ़ की चपेट में है। बलिया में घाघरा नदी के कटाव के कारण 13 गाँव पानी में डूब गए हैं। वाराणसी में 48 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा करते हुए कहा कि आपदा सहायता और संवेदना का समय है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के साथ 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए। बाढ़ पीड़ितों के साथ सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को शिष्टता से पेश आने की नसीहत दी। एनबीडीए के प्रेसिडेंट चुने गए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा 2024-25 तक संभालेंगे ये जिम्मेदारी। बता दें इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा को एनबीडीए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। वह 2024-25 तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। मंगलवार को एनबीडीए की बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान रजत शर्मा को प्रेसिडेंट चुना गया। प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद रजत शर्मा ने एनबीडीए को संबोधित किया। उन्होंने समाचार प्रसारकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात की। रजत शर्मा ने कहा डिजिटल मीडिया के एक हिस्से का दुरुपयोग समाचार प्रसारकों पर लगातार हमला करने के लिए किया जा रहा है। हमें मिलकर काम करना होगा और इस खतरे से लड़ना होगा। यूपी के हर गांव में नल से 24 घंटे पानी पहुंचाने की योगी सरकार की योजना ला सकती है ऐतिहासिक बदलाव। बता दें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में हर घर जल पहुंचाने के मिशन को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन वाले गाँव में भी 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की कोशिश हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ के गाँव में इस पहल की शुरुआत हो चुकी है। अगर लखनऊ के गाँव में यह योजना सफल रही तो इस योजना का विस्तार दूसरे जिलों में भी किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को हासिल करने वाला पहला राज्य बनना चाहता है और सीएम योगी इसके लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। 26 सितंबर को होगा कार्यक्रम। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर सकते हैं। महासभा के अध्यक्ष डेनियल फ्रांसिस के कार्यकाल द्वारा जारी प्रारंभिक कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई है। सोमवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी का भाषण 26 सितंबर को दोपहर के सत्र में होगा। बाद में उसी सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेपाल के प्रधानमंत्री का भी संबोधन तय किया गया है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ नेता इस वार्षिक बैठक के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्र होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम मोदी 5वीं बार वहां उपस्थित होकर संबोधित करेंगे। चीन और रूस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नाटो के खिलाफ
प्रशांत महासागर में एक साथ भरी हुंकार। बता दें, चीन और रूस की नौसेना प्रशांत महासागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। दोनों देशों की सेनाओं का यह अभ्यास रविवार को दक्षिणी चीन स्थित एक सैन्य बंदरगाह पर शुरू हुआ। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में नाटो संगठन ने बीजिंग को यूक्रेन युद्ध में निर्णायक बताया था। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अपने संक्षिप्त बयान में कहा कि दोनों देशों की वायुसेना ने उत्तरी प्रशांत महासागर में गश्त किया है। इसके साथ ही इस नौसैनिक युद्ध अभ्यास का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। इससे किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाया जा रहा। चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि चीन और रूस का यह सैन्य अभ्यास रविवार को गुआंगडोंग प्रांत में शुरू हुआ। वहीं चीन की सरकारी न्यूज सीसीटीवी ने बताया कि इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा खतरों से निपटना और वैश्विक व क्षेत्रीय शांति में स्थिरता बनाए रखने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। नौसैनिक अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं मिसाइल रोधी अभ्यास, समुद्री हमले और वायु रक्षा से जुड़ी प्रैक्टिस करेंगी। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि सैन्य अभ्यास का उद्घाटन समारोह झांगजियांग शहर में किया गया, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं मौजूद रहीं।